मीडिया 9 टीवी OTT ऐप को अभी डाउनलोड करें और देखिए आपका मनपसंद न्यूज चैनल 24 घंटे आपके मोबाइल पर। देखिए मीडिया 9 टीवी 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क पर चैनल नंबर 508 पर पूरे महाराष्ट्र में, देन सुप्रीम केबल पर चैनल नंबर 182, GTPL केबल पर चैनल नंबर 981 और DG स्पेस केबल पर चैनल नंबर 195 पर 24 घंटे सिर्फ आपकी सेवा में। मीडिया 9 नवी मुंबई का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क। सावजी मर्डर केस में आरोपी पुलिस की हिरासत में। क्राइम डीसीपी और डीसीपी जोन 1 ने किया आरोपी को जेलबंद। नवी मुंबई पुलिस के इस कार्य को नवी मुंबई की जनता कर रही है सलाम। नवी मुंबई के नेरुल सेक्टर 6 में 15 मार्च को शाम करीब 5 बजे बिल्डर सावजी मंजिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभ में यह अनुमान लगाया गया था कि हत्या बिल्डरों के बीच एक प्रतियोगिता में हुई थी, लेकिन इस हत्या के सूत्र 25 साल पहले हुए एक हत्या से जुड़े हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि गाँव में हुए दो गुटों के बीच विवाद के चलते मंजिरी की हत्या की गयी। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें से एक रेकी प्रैक्टिशनर, एक बुलेट शूटर, एक बाइक सवार और एक सुपारी कारोबारी है। हालांकि मामला पूरी तरह से सुलझ गया है, लेकिन अभी तक सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पुलिस ने पूरी जानकारी देने में असमर्थता जताई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम महक नरिया, कौशल यादव, गौरव यादव, सोनू कुमार यादव है। इनमें महक को गुजरात से जबकि अन्य आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम विमान से वहां गई थी, ताकि उन्हें कहीं और भागने से रोका जा सके। वहां के एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने इस काम में नवी मुंबई पुलिस की मदद की। मंजिरी की हत्या के 48 घंटे बाद पुलिस को मामले की सच्चाई समझ में आई। पुलिस की इस कामयाबी से नवी मुंबई की जनता में खुशी का माहौल है। 15 मार्च को नवी मुंबई नेरुल के एरिया में एक व्यवसायी की हत्या हुई थी, गोली दागकर हत्या हुई थी। उसकी संवेदनशीलता और इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए डीसीपी जोन 1 और डीसीपी क्राइम की मल्टीपल टीम्स इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन में जुट गई थी। इसके विविध पहलू की तरफ छानबीन शुरू हो गई थी और विद इन 48 आवर्स इन टीम्स ने इसका पूरा क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन कर लिया था। इसमें ऐसे पता चला था कि ये जो मृतक है ये इसको मारने का इनका मूल कारण जो है ये इनके ओरिजिनल गांव कच्छ गुजरात में का जो इनका गांव है वहाँ का है। इस हत्या को अंजाम दिया एक सुपारी देकर, जिसमें कि शूटर्स 3 शूटर्स को 25 लाख की अप्रोक्सीमेटली सुपारी दी गई थी और ये 3 शूटर्स को भी अरेस्ट कर लिया है बिहार राज्य के एक जिले में से। सो बेसिकली सुपारी देने वाले और जिन्होंने एक्चुअली शूटिंग एग्जीक्यूट किया है उन सभी को नवी मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। थैंक यू। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा।
लागू करने के लिए तैयार। कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकारी कर्मचारियों के इस फैसले का स्वागत किया। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि कर्मचारियों की मांग को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है और इसके लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त कर उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकारी मध्यवर्ती संगठन और सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी संगठनों की ओर से 14 मार्च 2023 से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। साथ ही महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ की ओर से 28 मार्च 2023 से हड़ताल पर जाने के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस दी गई थी। इस हड़ताल का समाधान निकालने के लिए सोमवार मेरे स्तर पर मुख्य सचिव और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। राज्य सरकार द्वारा दी गई अपील पर कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी संघों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। संबंधित यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे। तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने दिनांक 28 मार्च 2023 पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे। या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव स्तरावर व माझ्या स्तरावर संबंधित संघटनेच्या पदाधिकारी व राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठकांचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि 13 तारखेला देखील मी व उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव आणि अधिकारी यांच्यासोबत देखील बैठक झाली होती। आज माझ्या समवेत संबंधित संघटनाची बैठक झाली। या बैठकीत सरकारने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला। संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे। राज्यासमोर असलेल्या आवाहनांचा विचार करता राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचं मी स्वागत करतो। कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल। धन्यवाद। उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। अब यह बेमौसम बारिश मुंबई में प्रवेश कर चुकी है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली सहित उपनगरों में आज तड़के से भारी बारिश हो रही है। मुंबई सहित पास के ठाणे और कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर रात से ही बादलों से ढके हुए थे। इसके बाद सुबह 5:30 बजे से मुंबई में झमाझम बारिश हुई। मुंबई समेत उपनगरों में इस वक्त भारी बारिश का जोर है। ठाणे में भी भारी बारिश हुई। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बेमौसम बारिश के बाद अब राज्य और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बेमौसम बारिश की मार झेल रही है। सुबह काम पर जाने वाले चाकरमानी इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। अचानक हुई इस बारिश से कई लोगों के होश उड़ गए हैं। फिलहाल उपनगरीय लोकल ट्रेन सुचारू रूप से चल रही है।
फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने के मामले में आखिरकार बुकी अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस ने यह गिरफ्तारी गुजरात से की। इस मामले ने पहले ही अनिल जयसिंघानी की बेटी अनिक्षा जयसिंघानी को गिरफ्तार कर चुके हैं। जयसिंघानी की डिजाइनर बेटी अनिक्षा ने अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह एक ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए। फिलहाल मामले की तफ्तीश शुरू है। अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कुछ दिन पहले अमृता फडणवीस की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने डिजाइनर अनिक्षा जयसिंघानी और उसके बुकी पिता अनिल जयसिंघानी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अनिल जयसिंघानी बीते 7 साल से फरार चल रहे थे। उस पर कई मामले भी दर्ज होने की बात सामने आई थी। अमृता फडणवीस मामले के बाद से पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में संभावित जगहों पर दबिश दे रही थी। अनिल जयसिंघानी की बेटी अनिक्षा ने अमृता फडणवीस से उसके पिता को एक मामले में राहत दिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। फिलहाल मामले की जांच शुरू है। इस मामले की जानकारी खुद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भी दी थी। मुंबई पोलीस दलाच्या गुन्हे शाखेने माननीय पोलीस आयुक्त श्री विवेक फणसाळकर सर, विशेष पोलीस आयुक्त श्री देवेन भारती सर आणि सहपोलीस आयुक्त गुन्हे श्री लक्ष्मी गौतम सर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या बऱ्याच वर्षापासून फरारी असणारा पाहिजे आरोपी अनिल जयसिंघानी यांना अरेस्ट करण्यासाठी गेल्या 5 दिवसापासून विशेष ऑपरेशन एजे राबवण्यात येत होते। सदरचे ऑपरेशन माननीय पोलीस आयुक्त, माननीय विशेष पोलीस आयुक्त हे यामध्ये मार्गदर्शन करत होते व सहपोलीस आयुक्त गुन्हे यांच्या सुपरविजन आणि नियंत्रणाखाली क्राइम ब्रांचने हे ऑपरेशन राबवलेले। यामध्ये सदरचा आरोपी हा इंटरनेट, मोबाईल टेक्नॉलॉजी यांचा वापर करून आपले अस्तित्व बऱ्याच वर्षापासून लपवत होता। सदरचा आरोपीवरती आत्तापर्यंत महाराष्ट्र आणि इतर राज्यामध्ये मिळून एकूण 15 गुन्हे दाखल आहेत। यातील बऱ्याच गुन्ह्यामध्ये सदरचा आरोपी हा पाहिजे आरोपी म्हणून आहे। 20 फेब्रुवारी रोजी सुद्धा सदर आरोपीच्या संदर्भामध्ये एक गुन्हा मलबार हिल पोलीस स्टेशन इथे दाखल आहे। हा आरोपी तांत्रिक बाबींची मदत घेऊन स्वतःचं अस्तित्व लपवत होता। या संदर्भामध्ये गुन्हे शाखेने सहपोलीस आयुक्त गुन्हे यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण 5 पथके निर्माण केलेली होती। यामध्ये सायबर गुन्ह्यांची 3 पथके, CIUचे 1 पथक आणि गुन्हे शाखा युनिट 10चे 1 पथक असे एकूण 5 पथके वेगवेगळ्या राज्यामध्ये सदरचं अभियान राबवत होते। तांत्रिक विश्लेषणामध्ये असे निदर्शनास आले की सदरचा आरोपी हा महाराष्ट्रातून शिर्डीतून गुजरात राज्यातील बारदोली इथे रवाना झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आले। त्याप्रमाणे 3 पथक हे गुजरात राज्यामध्ये पाठवण्यात आले। गुन्हे शाखेची वरील पथकांनी गुजरात राज्यातील सुरत पोलीस, सुरत ग्रामीण पोलीस, त्याचप्रमाणे गोधरा, भरूच, वडोदरा येथील पोलीस यांच्याशी समन्वय करून सदरचे ऑपरेशन गुजरातमध्ये राबवले। सदरचा आरोपी हा 72 तास पोलिसांना गुजरातमध्ये चकवा देत होता। बारदोली इथे पहिल्यांदा पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी सापळा रचला, परंतु तेथून तो निसटला। त्यानंतर सुरत या ठिकाणी तो गेला, त्या ठिकाणीही आम्ही सापळा रचला, त्यातूनही पळाला। तिथून तो कोडदरा, भरोच, त्याचप्रमाणे वडोदरा या मार्गे तो गोधरा या ठिकाणी पळून जात असताना सलग 72 तासाच्या चेसनंतर
रात्री 11:15च्या सुमारामध्ये त्याला नाकाबंदी करून कलोल हे गोधराच्या जवळचं जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणी त्याला गुजरात पोलिसांच्या मदतीने पकडण्यात आलेलं आहे. सदरच्या आरोपीच्या जवळून मोबाईल, त्याचप्रमाणे ते वापरत असणारे इंटरनेटचे जे वेगवेगळी संसाधने आहेत ती संसाधने, त्याचप्रमाणे एक कार ही जप्त करण्यात आलेली आहे. आरोपीला त्याच्याबरोबर इतरही लोक जे मदत करत होते त्यांनाही चौकशी करता ताब्यात घेतलेले आहे. यामध्ये जी कार वापरली गेलेली आहे ती महाराष्ट्रामधील आहे. MH48 ची हुंदाई कंपनीची कार आहे. या कारचाही वापर करण्यात आलेला आहे. सदरचा आरोपी हा आपले लोकेशन लपवण्यामध्ये आणि पोलिसांना गुंगारा देण्यामध्ये तरबेज आहे. त्यामुळे पोलिसांना सदरच्या आरोपीला तपासत असताना आणि त्याला अरेस्ट करत असताना बरीच आव्हानं आली, परंतु मुंबई पोलीस दलाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि गुन्हे शाखेच्याकडे असणारे तांत्रिक कौशल्य याच्या मार्फतीने आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेले आहे. अभिनेत्री दीपाली सैयद ने कोल्हापुर में महिलाओं के लिए पहले महाराष्ट्र केसरी कुश्ती टूर्नामेंट की घोषणा की. उन्होंने दावा किया है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होने वाली यह प्रतियोगिता आधिकारिक है और सरकार द्वारा अनुमोदित है. लेकिन इससे पहले पुणे और सांगली जिले में भी महिलाओं के लिए महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता की घोषणा के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. जहां महिलाओं के लिए पहले महाराष्ट्र केसरी कुश्ती टूर्नामेंट सांगली और पुणे में पहले घोषित की गई थी, वहीं अब दीपाली सैयद ने कोल्हापुर में महाराष्ट्र केसरी कुश्ती टूर्नामेंट की घोषणा की है. अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कुश्ती टूर्नामेंट कोल्हापुर में आयोजन होगा. जब से 2 प्रतियोगिता की घोषणा पहले की गई थी, एक विवाद खड़ा हो गया है. लेकिन दीपाली सैयद ने यह दावा करते हुए अन्य प्रतियोगिताओं पर निशाना साधा कि उनकी खुद की प्रतियोगिता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और आधिकारिक है. इस बीच महाराष्ट्र राज्य कुश्ती परिषद की सहमति से सांगली में 23 और 24 मार्च को कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. उधर भारतीय कुश्ती परिषद की प्रोविजनल कमेटी ने कहा है कि महिला महाराष्ट्र केसरी टूर्नामेंट 1 से 7 अप्रैल तक पुणे में होगा. तो अब सवाल यह है कि कौन सी प्रतियोगिता आधिकारिक है. मुलींचं खूप नुकसान होत आहे. 65 वर्ष झाली पुरुषांची केसरी झाली, पण महिलांची केसरी नाही झाली. महिलांना तो स्थान नाही दिला गेला. मी आधीच्या कुस्तीगीर परिषदांकडे सुद्धा गेली होती, त्या टायमाला सुद्धा यांनी परमिशन दिली नव्हती. पण आता महिला महाराष्ट्र केसरीला शासनाकडून परमिशन घेऊन आल्यानंतर माझ्याकडे आयोजकता आहे की मी कुस्ती कुठेही घेऊ शकते. मग ती मुंबईत कुठल्याही ठिकाणी असू शकते, मुंबईत असू शकते, ठाण्यात असू शकते, कुठेही असू शकते. पण माझी इच्छा आहे की कोल्हापुरात व्हावी. कुस्ती कोल्हापुरात सुरू झालेली आहे. ह्यात कुठलाही वादविवाद न करता कुस्ती अस्थायी कुस्ती परिषद आणि महाराष्ट्र कुस्ती परिषद ह्या दोघांच्या संयुक्त मानाने ही स्पर्धा कोल्हापुरात एप्रिलच्या एंडमध्ये होणार आहे. त्यात जी काही बक्षिसं असतील मुलींना शासनातर्फे त्यांच्यासाठी उपयुक्त, म्हणजे आज मुली हैराण आहेत. म्हणजे मी त्यांच्याशी बोलते तर ते म्हणतात आम्हाला नोकऱ्या मिळत नाही आहेत, आम्ही एवढी मेहनत करतो आहे, आम्हाला ते स्थान मिळत नाही आहे. तर त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी हा माझा खटाटोप आहे, हा माझा प्रयत्न आहे. आणि त्या प्रयत्नाला मला असं वाटतं हे सगळेजण मला साथ देतील. हा कुठला वादविवाद न करता पहिली महाराष्ट्र कुस्ती ही कोल्हापुरात खूप मस्तपैकी खूप चांगल्या लेवलने आणि चांगल्या पद्धतीने न भूतो न भविष्य अशा पद्धतीनेच होईल.
विधायक ने विवादित बयान दिया था कि राज्य में 95% सरकारी कर्मचारियों की अवैध आय है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने नाराजगी जताई। राज्य में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। इससे कई सरकारी कार्यालय सूखे पड़े हैं और प्रशासकीय कार्य बाधित हुआ है। इसके बाद विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने देखने को मिले। हड़ताली कर्मचारियों को लेकर विवादित बयान देने वाले शिंदे गढ़ के विधायक संजय गायकवाड़ को विपक्ष के नेता अजित पवार ने खरी खोटी सुनाई। अजित पवार ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया है कि अगर सत्ताधारी विधायक नाउम्मीद है तो राज्य कैसे चलेगा। शिंदे गढ़ के विधायक संजय गायकवाड़ ने बयान दिया था कि राज्य में 95% सरकारी कर्मचारियों की अवैध आय है। इस पर बोलते हुए अजित पवार ने कहा कि जब राज्य में कर्मचारी हड़ताल पर है तो सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को विवादित बयान दिए बिना उचित स्टैंड लेना चाहिए। सत्तारूढ़ विधायक सरकारी कर्मचारियों के बारे में विवादित बयान कैसे दे सकते हैं। हम कर्मचारियों से काम कराना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने विधायक संजय गायकवाड़ से सवाल पूछा है कि अगर सत्ताधारी विधायक नाउम्मीद है तो राज्य कैसे चलेगा। एक तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय आणि दुसरा कर्मचाऱ्यांनी संप त्या ठिकाणी केलेला आहे। अशा पद्धतीने दुहेरी कात्रीमध्ये महाराष्ट्र अडकलेला असताना त्याच्यामध्ये भर म्हणून अध्यक्ष महोदय त्याच्यात थोडस सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी पण काही समंजस भूमिका दाखवायला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय आम्ही सातत्याने आमदार लोक काय बोलतात हे लक्षात आणून देतो। एक तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार म्हणले 95% सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याकडे हरामची कमाई आहे। अध्यक्ष महोदय पटतं का? 95% कर्मचाऱ्यांच्याकडे हरामची कमाई आहे अशा प्रकारचं वादग्रस्त वक्तव्य संजय गायकवाड ह्या सदस्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय ज्यांच्याकडनं आपल्याला काम करून घ्यायचं ठीक आहे, पाचवी बोट सारखी नसतात हे आम्हाला पण अध्यक्ष महोदय कळतं, परंतु तुम्ही सगळ्यांना जर एका मोजमापामध्ये धरायला लागला तर ते नावमेद झाले तर अध्यक्ष महोदय राज्य चालणार कसं आणि या गारपिटीतनं लोकांना मदत होणार कशी, शेतकऱ्यांना मदत होणार कशी, पंचनामे होणार कसे। अध्यक्ष महोदय आज तर काही विदर्भातल्या एका गावामध्ये पालक आणि तिथले बाकीचे सहकारी एकत्र आले गावकरी आणि त्यांनी ठरवलं आपल्या मुलांच्या शाळा जर बंद पडलेल्या असल्या तर आपण आपली शाळा चालवायची। म्हणजे अध्यक्ष महोदय आपण त्यांना पगार देतो, आता पालक आणि गावकरी शाळा त्या ठिकाणी चालवणार, अभ्यास पेपर तपासायला कुणी नाहीये। अध्यक्ष महोदय आपण तर जबाबदार आहात, आपण त्या पदावर बसलेला, तुम्ही या सगळ्याचं गांभीर्य लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे। सरकारला एक आदेश काढले पाहिजेत, त्याच्याशिवाय सरकार वटणीवर येणार नाही अध्यक्ष महोदय। त्याकरता सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर से सारकने से मांडवे जाने वाली सड़कों पर डामरीकरण का काम चल रहा है और यहाँ वसंतराव नाइक चौक पर ट्रैफिक जाम होने का सिलसिला जारी है। वाहन चालकों एवं राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है और सड़क के दोनों ओर सड़क खोदे जाने के कारण वाहन चालकों को घंटों सड़क पर खड़ा रहना पड़ रहा है। इस चौराहे पर सड़क के बीचों बीच बिजली वितरण कंपनी का बिजली का खंभा खड़ा है, वह अभी नहीं हटाया गया, जिससे काम में बाधा हो रही है। स्थानिक नागरिकों की मांग है कि उक्त स्थान से नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण निकालने के लिए बांधकाम विभाग अधिकारियों को समय नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। रोड के साइड का खुदाई का काम चलने से रोड के बीच अतिक्रमण न निकालने से आड़ा टेढ़ा काम शुरू है, जिससे नियम को बगल देते हुए काम शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस चौक के दोनों ओर साइड पट्टे की खुदाई का काम चल रहा है। दूसरी तरफ का काम तब तक के लिए बंद कर देना चाहिए था जब तक कोई एक तरफ का काम पूरा नहीं होता, लेकिन दोनों तरफ का काम एक साथ शुरू होने से भारी ट्रैफिक जाम हो रही है और यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
नियमानुसार दोनों तरफ सड़क के काफी करीब साइड पट्टी का काम किया गया, लेकिन दोनों तरफ से अतिक्रमण कौन हटाएगा, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। नांदेड़ से मजहर शेख की रिपोर्ट। मीडिया 9 टीवी OTT ऐप को अभी डाउनलोड करें और देखिए आपका मनपसंद न्यूज चैनल 24 घंटे आपके मोबाइल पर। देखिए मीडिया 9 टीवी 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क पर चैनल नंबर 508 पर पूरे महाराष्ट्र में, देन सुप्रीम केबल पर चैनल नंबर 182, GTPL केबल पर चैनल नंबर 981 और DG स्पेस केबल पर चैनल नंबर 195 पर 24 घंटे सिर्फ आपकी सेवा में। मीडिया 9 नवी मुंबई का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क।